जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी एनडीए के दो बड़े पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में रहेगी। ऐसे में बीजेपी को अपने कोर एजेंडे को आगे ले जाने में धक्का लग सकता है। बीजेपी के खाते में 240 सीटें मिली हैं, टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होगी। इस बेस पर इन पार्टियों के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करे तो 89% पावर बीजेपी के पास और 5.5 से 5.5% जेडीयू और टीडीपी के पास है। देखने में 5.5% का पावर मीटर भले छोटा हो, लेकिन सरकार गिराने के लिए काफी है। हमने बहुमत के आंकड़े यानी 272 को 100% मानते हुए पावर मीटर निकाला है। बीजेपी के एजेंडे के किन किन बिंदुओं पर अड़ंगा लगा सकते हैं नीतीश नायडू और किन किन मुद्दों पर सरकार पर दबाव बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आरक्षण और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर नीतीश का बीजेपी से अलग स्टैंड। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने रैलियों में कहा कि उन्होंने अपने शासन काल में सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखा, अल्पसंख्यकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। भाजपा के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय को ये संदेश दिया है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उनके हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। भाजपा में शामिल होने से पहले नीतीश ने आरक्षण पर बहस छेड़ दी थी और बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण भी करवाया था। जेडीयू लगातार ये कहती रही है कि सभी वर्गों को सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल रहा है या नहीं, इसके लिए जातियों की सही जनसंख्या का पता लगना जरूरी है। इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। इधर आरजेडी अभी तक कहती आई है कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार गठबंधन बदल सकते हैं। 10 साल में 4 बार पाला बदल चुके हैं नीतीश का पाला बदलने का इतिहास रहा है। पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार 4 बार पाला बदल चुके हैं। 2 बार वे एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ गए और 2 बार महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए हैं। अगर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चुनाव से पहले एनडीए में आए चंद्रबाबू नायडू क्या पाला बदलेंगे? चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी पहले भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा रही थी। 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2018 में टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। इसके बाद पीएम मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ गया कि आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई मंत्री तक प्रधानमंत्री की अगवानी में नहीं आया। व्यक्तिगत हमलों का स्तर ये था कि मोदी ने नायडू को ससुर एनटी रामा राव को गद्दार कहा और नायडू मोदी पर हमला करते करते उनकी पत्नी जसोदा बैन का जिक्र ले आए। 6 साल बाद 9 मार्च 2024 को सारे गिले शिकवे भुलाकर टीडीपी फिर एनडीए का हिस्सा बनी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। प्रदेश में बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के साथ नायडू के जाने के पीछे व्यक्तिगत वजह मानी जा रही है। बता दें कि पिछले साल सितंबर में कथित आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर नागेश्वर के मुताबिक आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी न होने पर चंद्रबाबू ने एनडीए गठबंधन से किनारा किया था। वो मांग अभी भी अधूरी है, लेकिन घोटालों में गिरफ्तारी के बाद से चंद्रबाबू को केंद्रीय एजेंसियों का भी डर सता रहा था। उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ जाने से वो कानूनी कार्रवाई से बचे रहेंगे। टीडीपी और बीजेपी के बीच असहमति मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने प्रचार के दौरान कहा कि वो शुरू से ही मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2024 को नायडू ने एक जनसभा में ये भी कहा कि सरकार आने पर हज यात्रियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी के अंदर भी एक खेमा टीडीपी के साथ गठबंधन से नाराज था। दी हिंदू की एक खबर के मुताबिक खुले मंच पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि टीडीपी से समझौता बीजेपी की वैचारिक ताकत के खिलाफ है। आज की स्थिति में बीजेपी के लिए टीडीपी का साथ जरूरी है। खबर आ रही है कि मोदी ने नायडू से फोन पर बात की है। देखना है कि सरकार बनाने के लिए समर्थन के बदले टीडीपी कौन सी शर्तें रखती है। अब जानते हैं कि बीजेपी के किन एजेंडों पर अड़ंगा और किन मुद्दों पर दबाव बना सकते हैं नीतीश और नायडू। फर्स्ट, 1 नेशन 1 इलेक्शन नीतीश लगा सकते हैं अड़ंगा। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी
रिपोर्ट सौंप दी है। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भी भूमिका अहम है, ऐसे में वे बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा लगा सकते हैं। सेकंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नीतीश और नायडू राह मुश्किल बनाएंगे। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करवाना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी है। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। थर्ड, देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव। नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वे देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार वे मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बनाएंगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या राजद, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही हैं। उनका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा। जेडीयू के 16 उम्मीदवारों में से 6 अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, जो बिहार की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। 3 उम्मीदवार उच्च जातियों से हैं, जो आबादी का केवल 15% हिस्सा है। इसके अलावा एक उम्मीदवार महादलित और मुस्लिम समुदाय से है। उम्मीदवारों में से 2 महिलाएं भी हैं। पिछड़ी जातियों के अलावा दलित और खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स में भी जेडीयू का प्रभाव रहता है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने रैलियों में कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर रखा। फोर्थ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इसको लेकर बिहार में अभियान चलाने की भी बात कही थी। अब चूंकि इस सरकार में नीतीश के समर्थन के बिना बीजेपी को सरकार चलाना मुश्किल होगा, तो जाहिर है कि वे मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। पांचवा, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में भी लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। छठवां, कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री की मांग। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही चिराग पासवान और बाकी सहयोगी भी मोदी कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री के लिए दबाव बनाएंगे। 2019 में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद भी शुरुआत में नीतीश कुमार की पार्टी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब मोदी कैबिनेट में जेडीयू से एक मंत्री को जगह मिल रही थी, जिसके बाद नीतीश ने कहा था कि हम सिर्फ सिंबॉलिक रूप से सत्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में नीतीश की पार्टी से आरपी सिंह मंत्री बने। वहीं चिराग पासवान की भी नजर पावरफुल मिनिस्ट्री पर है। अभी तक ये मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं बन पाए हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। यहाँ तक कि 2020 में बिहार चुनाव के वक्त नीतीश के दबाव में उन्हें गठबंधन से भी बाहर रखा गया था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से नीतीश नायडू और किन किन चीजों पर दबाव बना सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।